सारी चीजें जो है ना मैं अलग से वीडियो बना के आपको दे दूंगा, परेशान मत होइए, ठीक है सर, क्योंकि टाइम बहुत चला जाएगा, अदरवाइज मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। एक सेशन और रिकॉर्ड नहीं हुआ था उसका भी बना दूंगा, वीडियो प्रॉपर बना दूंगा। तो आपको क्या करना है कि थिंकर और डूअर रोल में आना है। अगर आप महाभारत का पार्ट देखेंगे तो वहां पे कृष्ण जो है थिंकर थे और अर्जुन जो है डूअर थे। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? Yes. तो इस चीज को समझना होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह की पर्सनालिटी होनी चाहिए, एक थिंकर और एक डूअर। कई बार आप थिंकर होते हैं तो आपको डूअर हायर करना पड़ेगा, अगर आप डूअर हैं तो आपको थिंकर हायर करना पड़ेगा। और ये कोच भी आपका ये काम कई बार थिंकर का काम करता है। और मुकेश अंबानी, आपको क्या लगता है मुकेश अंबानी थिंकर अपने ऑर्गेनाइजेशन में? ऐसा नहीं है, उन्होंने बहुत सारे थिंकर्स को हायर कर रखा है और थिंकर्स को वो डूअर का काम देते ही नहीं है। आप समझिएगा, जो थिंकर होता है वो डूअर का काम कर ही नहीं सकता। पहली बात, क्यों ऐसा होता है? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप समझिएगा। थिंकर डूअर का काम क्यों नहीं कर सकता है? आप सोचिए कि मैं अगर पंकज जी, आप अपने आप को कैमरे पे आए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, एक रोल प्ले करना चाहता हूँ आपके साथ। पंकज जी, हाँ बोलिए सर। कि मान लीजिए कि आप एक इनोवेशन कर रहे हैं, कोई आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कुछ, और आपको ये पता चल रहा है कि ये काम मुझको ही करना है जी। आपको ये पता चल रहा है कि ये वाला जो मैं इनोवेशन करना चाहता हूँ, हाँ। आप ये मुझे सोचना भी है, मुझे करना भी है, तो आप अपने आप को लिमिट कर लेंगे। आप सोचेंगे, पहले सोचने लगेंगे कि यार कैसे होगा, उसके कैसे वाले पार्ट पे आप चले जाएंगे और आप सोचने लगेंगे कि अरे ये काम ना अगर मैं करूंगा तो बहुत सारा मेहनत लगेगा, बहुत सारा, मतलब जो रोकने वाले फैक्टर आपके सामने आ जाएंगे। आप लिमिटिंग फैक्टर्स पहले प्ले में आ जाएंगे, प्ले में। अगर थिंकर स्वच्छंद हो, बिल्कुल बिल्कुल उसको कोई टेंशन ही नहीं हो कि होगा चाहे नहीं होगा, बाद में देखेंगे, पहले सोचना है। तो इसलिए एक थिंकर आपके ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए जिसको सोचना ही नहीं है कि कैसे होगा। इसलिए जो डूअर है, जो काम कर रहा है, जो कर्मठ आपका एम्प्लॉय है, उसको कभी सोचने का इनोवेशन में मत डालिए। आप उसे आप राय ले सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं, कभी भी आ सकता है उससे, लेकिन आप थिंकर का एक अलग से रोल रखिए। जी सर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमको अगर जो जो वो लोग, तो उनकी बात अलग है, जो साइंटिस्ट होते हैं वो थिंकर भी होते हैं, डूअर भी। मैंने पहले बताया वो अलग पर्सनालिटी होती है। हमको वहां तक जाने में टाइम लगेगा, लेकिन हमारा ऑर्गेनाइजेशन है तो हमको ऐसे करना पड़ेगा। हो सकता है 2-4 साल बाद हम भी थिंकर और डूअर रोल में आ जाएं। तो ये फॉर्मूला था, इसको ध्यान रखिएगा इनोवेशन करते समय। हाउ टू इनोवेट के पार्ट में हम पढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट है कि अब मैं ना सुकाम बैटरी वाले का एग्जांपल देना चाहता हूं। इनका नाम है कुंवर सचदेव, नाम इनका है। सुकाम बैटरी, ये पहले केबल जो है घरों में जाके केबल इंस्टॉल करते थे, केबल लगाते थे, जो टीवी वाला केबल होता है। और किसी के घर में इन्होंने इन्वर्टर देखा था और वहां से इन्वर्टर लेके आए थे, और इन्वर्टर ला के उसको खोल खाल के इन्होंने देखा कि मतलब ये बड़ा अच्छा चीज है। लाइट ये जाते थे जब केबल लगाने ना, तो लाइट चली जाती थी, तो लोग इनको इंतजार करवाते थे, घंटों इंतजार करवाते थे इनको। फिर क्या हुआ कि एक दिन ऐसा लगा, इनको पता चला कि किसी के घर में गए, वहां इन्वर्टर था। बहुत पुरानी बात है, इन्वर्टर था। तो उनको लगा कि यार यार यहाँ तो काम फटाफट हो गया, जहां जहां इन्वर्टर होता था काम हो जाता था। तो इन्होंने बोला कि यार इन्वर्टर बड़ा नीड में है आजकल, बहुत जरूरत में, इसको सबके घर में होना चाहिए। तो वो क्या किए कि जापानी इन्वर्टर पहले आते थे, और उन इन्वर्टर को ले आके, पुराना इन्वर्टर सेकेंड हैंड मतलब लाए, जो कबाड़ वाला होता है उसको खोल के बैटरी वैटरी चेक किया, फिर देसी तरीके से इन्वर्टर बना के बेचना शुरू किया। और ये काम ये कर रहे थे पिछले 5-7 साल से। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अपने जुगाड़ वाले तरीके से बनाते थे, बेचते थे, बड़ा मेहनत करना पड़ता था बेचने के लिए। फिर इनको एक पीआर कंपनी मिली, जो बहुत सारे प्रोग्राम वगैरह में जाने लगे। जब पीआर कंपनी में, उसने बोला कि सर मैं आपका ब्रांडिंग करूंगा, आपका प्रचार प्रसार करूंगा। और जब ये ब्रांडिंग और प्रचार प्रसार करने लगे उनके साथ मिलके, तो इनका बड़ा नाम होने लगा कि कोई इनोवेशन हो रहा है, कोई बढ़िया बना रहे हैं प्रोडक्ट, इंडिया में ऐसा हो रहा है। फिर इन्होंने क्या किया कि जब नाम होने लगा तो इनको परेशानी होने लगी, इनका प्रोडक्ट फेल होने लगा, क्योंकि आर&डी नहीं था इनके पास। और इसके बाद इन्होंने आर&डी डिपार्टमेंट रखा। और जब इन्होंने आर&डी डिपार्टमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखा, इनको इंग्लिश बोलने नहीं आती, इनकी स्टोरी पढ़ेंगे, कनेक्ट द डॉट बुक में मिलेगी। और या तो एक बुक और है, स्टे हंग्री स्टे फूलिश, रश्मि की ही एक बुक है, रश्मि बंसल की बुक है, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। इन दो बुक्स में से किसी एक बुक में मिलेगी। मैंने दोनों बुक पढ़ी है, बहुत ही अच्छी दोनों बुक्स हैं।
तो उसके बाद इनको पता चला कि R&D का कितना इंपॉर्टेंस है। मतलब आप सोचिए ना, सुकाम जो इन्वर्टर है इतना सेल होता है, इतना नंबर 1 पे चल रहा है, मतलब लुमिनस भी है, बहुत सारे कंपटीटर हैं इनके, लेकिन ये बहुत ही अच्छा सेल करते हैं और एक ब्रांड बन चुका है इंडिया में। और इन्होंने हेनरी फोर्ड को कॉपी किया था। हेनरी फोर्ड को मॉडल को पूरा कॉपी कर लिया, कैसे काम करना तरीका कॉपी किया था। अब हेनरी फोर्ड की मैं स्टोरी आपको सुनाऊंगा, उसके पहले फार्मूले मेरे पास और भी बहुत सारे हैं। उसके पहले मैं आपको पूछना चाह रहा हूं कि अभी तक आप लोग समझ पा रहे हैं जो मैं समझा रहा हूं? यस यस बिल्कुल जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छा, थैंक यू। तो म्यूट कर लीजिएगा अपने आपको प्लीज आप लोग। थैंक यू देवांग जी। हेनरी फोर्ड जो थे, इनको 8 सिलेंडर का एक V8 मोटर बनाना था। 8 सिलेंडर का, एक ही चैम्बर में, एक ही ब्लॉक में 8 सिलेंडर का बनाना था। और इनका डिपार्टमेंट जो था, साइंस वाला जो था, जो टेक्नोलॉजी, हेनरी फोर्ड को आप लोग जानते होंगे, मोटर में बहुत आगे हैं ये। और इन्होंने क्या किया कि अपने सारे जो R&D वाले, इनके पास R&D डिपार्टमेंट पहले से था, इनके ऊपर कई बार केस भी हो चुका है, कोर्ट में जा चुके हैं। लोग बोलते थे इनसे, इनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता था कि ये बंदा बेवकूफ बंदा है, इसको कुछ आता नहीं है, ये लोगों को बेवकूफ बनाता है। कोर्ट में खड़ा कर दिया जाता था इनको कई बार। एक बार ऐसे इनको कोर्ट में खड़ा किया गया, बोला कि ये तो बेवकूफ बंदा है, इसको कुछ आता नहीं है और लोगों को बेवकूफ बनाता है, ये इनोवेशन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो इन्होंने एक छोटा सा जवाब दिया था कि बोला था कि जब मैं 100-200 रुपया दे के टैलेंट को हायर कर सकता हूं तो मुझे टैलेंटेड होने की क्या जरूरत है। और इस स्टेटमेंट के बाद इनको छोड़ दिया गया था। तो इनका क्या पॉइंट था जब ये इनोवेशन करते थे? ये पेशेंस रखते थे। जो मैंने फार्मूला पहले बताया, पेशेंस इज द की, इनके लिए था। कैसे पेशेंस रखते थे कि ये क्या करते थे कि इनके पास बंदे आते थे, बोलते थे कि सर हो नहीं पा रहा है, सर ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बोलते थे प्रोड्यूस इट एनीवे। फिर वो बंदे बोलते थे सर इट्स इम्पॉसिबल। फिर बोलते थे गो अहेड, करो, काम करना तुमको। और ऐसे करते 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 काफी समय बीत गया, मतलब कई साल लग गए। और अल्टीमेटली इन्होंने V8 मोटर बनाया। और आपको पता है फोर्ड कंपनी कहाँ है और कितना नाम था इनका उस जमाने में भी। तो ये आप समझ लीजिए कि आपको पेशेंस रखना है और लगातार लगे रहना है। आइडियाज जो हैं, जब आप थिंक करते रहते, जब इमेजिन करते रहते हैं, कभी न कभी फील करेंगे। जिस मोमेंट पे आप फील करेंगे। अच्छा, शैलेश जी बोले R&D। और R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, आप रिसर्च करते हैं। रिसर्च का मतलब होता है कि आप मार्केट सर्वे करते हैं, बहुत सारा रिसर्च प्रैक्टिकल करते हैं, कुछ फेल होता है, कुछ गलत होता है, कुछ सही होता है, वो हो गया रिसर्च। और रिसर्च के बाद होता है डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड R&D डिपार्टमेंट। और मैं R&D डिपार्टमेंट में बहुत काम किया हूँ, बहुत सारा काम किया हूँ कंपनी में। पिछले 7 साल से मैं R&D में ही काम कर रहा था। तो R&D में क्या होता है, हमारे पास खूब टाइम होता है, आराम से काम करते हैं, बहुत सारे तरीकों को। बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। और जो थोड़ा सा पार्ट छूटा था मोटिवेशन वाला, वो पार्ट हम जो है अलग से वीडियो बना के आपको दे देंगे और हमारे फेसबुक ग्रुप में चला जाएगा। और क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि जो एक दिन का छोटा सेशन वो भी कर देंगे, कोई बात नहीं, बहुत सारी वीडियो बनाएंगे हम। और इसके बाद अभी हम बात करते हैं हेनरी फोर्ड की। और हम बात कर रहे थे कि ऑन अ लाइटर साइड सर, कि R&D को कई बार रिलैक्स एंड ड्रीम डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। मैंने सर पहले ही बोला कि हम लोग बड़े आराम से काम करते हैं, सही बता रहा हूँ। सही बताया पंकज भाई ने, सही। बिल्कुल, आपने मेरी बात को, मुझे एक लर्निंग मिल गई यार, अच्छा सा लर्निंग मिल गया मुझे कि R&D मतलब रिलैक्स एंड, आपने क्या बोला, रिलैक्स एंड ड्रीम। रिलैक्स एंड ड्रीम डिपार्टमेंट। ड्रीम डिपार्टमेंट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ये आपने बहुत बोला। बड़ी सच्चाई है ये। सच्चाई में बहुत कोई बहुत काम ही नहीं करता है। R&D में सच में मैंने भी बहुत काम नहीं किया, लेकिन देखिए जब आप काम नहीं करते हैं ना तो आपका दिमाग थोड़ा सा चलता है। और जब आप टॉयलेट में होते हैं ना, बाथरूम में, बड़े बड़े आइडिया वहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि आप दिमाग से कोई काम नहीं कर रहे होते वहां पे, दिमाग आपका खाली होता है। तो हमने सुकाम का देखा और हेनरी एंड फोर्ड का देखा, बहुत सारे ऐसे थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स, लैक्स ऑफ एग्जांपल्स हैं जहां पे अगर आप पेशेंस रखते हैं
तो आपको जो है इनोवेशन कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंस के बाद ही फीलिंग आती है। जब आप थिंक इमेजिन के बाद फीलिंग अगर चाहिए तो पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप मोमेंटम छोड़ दिए, थिंक इमेजिन तो कर रहे हैं, पेशेंस नहीं रखा, तो पता लगा फीलिंग आएगी नहीं, कुछ नहीं हो सकता। और फीलिंग का इतना बड़ा पावर है कि आप फीलिंग ही है वो ना, कि एक मंदिर के सामने एक छोटा भिखारी बैठा हुआ है, पैसा मांग रहा है कटोरा लेकर, गमछा बिछाकर, और उसके बाहर एक बड़ा भिखारी है जो अंदर मांगने जा रहा है। और दोनों की फीलिंग में डिफरेंस है, बड़े भिखारी और छोटे भिखारी की। बड़ा भिखारी का मतलब जो लोग अपनी पूजा करने जाते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं, दर्शनाभिलाषी जो दर्शन करने जाते हैं भगवान का, वो भी तो मांगने ही जा रहे हैं। दोनों की फीलिंग में अंतर है, दोनों के थॉट्स में अंतर है, दोनों की इमेजिनेशन में अंतर है। जो बैठा है, जो कटोरा लेके बैठा, सोचता है 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया मिल जाए, और जो अंदर जाता है, जो भिखारी है, जो हम और आप जैसे होते हैं, वो चाहते हैं कि हमें गाड़ी मिल जाए, कार मिल जाए, हमारा स्वास्थ्य सही हो जाए, हमारा सब कुछ बिजनेस चलने लगे। दोनों का थिंकिंग इमेजिनेशन अलग होता है। और भिखारी जो है उस मंदिर पे पूरी उम्र बिता देता है भीख मांगते मांगते, वहीं बैठा ही रहता है, भगवान के पास ही बैठा रहता है, फिर भी भीख मांगता है। तो आप समझिए, पास और दूरी से मतलब नहीं होता, आप कहीं भी यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हैं, मतलब होता है, और एक बार में कनेक्ट हो सकते हैं। वैष्णो माता लोग एक बार जाते हैं, सिर्फ एक बार, कभी साल में जाते हैं, कुछ लोग 10 साल में जाते हैं, कुछ लोग जा भी नहीं पाते हैं, यहीं से कनेक्ट हो जाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कहीं भी जा सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। एक सवाल पूछ सकते हैं? बताइए सर, बताइए। नहीं, यहाँ पे जो 2 मांगू लोगों की उदाहरण दिया आपने, हाँ 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 मांगू, तो इसमें हाँ। किसकी मांग पूरी होती? भगवान सबकी मांग पूरी करता है, सिर्फ फीलिंग आनी चाहिए आपको बस। हाँ, बस यही कह रहा था, इसमें क्या है, वो उससे भी फर्क नहीं पड़ता, बात है फीलिंग को लेके आने का, मतलब कितनी, लाने, बस वही है। मतलब आपकी फीलिंग कितनी स्ट्रांग है, उसके ऊपर बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। बिल्कुल, और ये पंकज जी ने बहुत सही बोला। और फीलिंग का तो जब मैं अपना प्रोग्राम करता हूँ, लाइव प्रोग्राम जब होता है मेरा पब्लिक में, तो फीलिंग जो होती है आपके सोल में रहती है, सोल का पार्ट है, और मैं फीलिंग को, आपकी सोल को आपके हाथ में निकाल के रख देता हूँ प्रोग्राम में। ओए होए, आपके हाथ में फीलिंग आ जाती है। आपको मैं कभी डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा, इसका सेशन लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी लंबा हो चुका है। तो फीलिंग जो होती है ना, वो मैं साइंटिफिकली प्रूव कर देता हूँ कि फीलिंग ही सब कुछ है। एक फोन के अंदर बैटरी जो होती है ना, बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो फीलिंग होती है। एक ट्रेन में इतना लोहा होता है, वो लोहा कुछ नहीं कर सकता है। इस ट्रेन में इतना प्रोग्रामिंग होती है, कंप्यूटर लगाता कुछ नहीं कर सकता जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी न जाए। इलेक्ट्रिसिटी फीलिंग होती है। हवाई जहाज का जो फ्यूल होता है फीलिंग होती है। फीलिंग बहुत जगह है। ये धरती सूरज का चक्कर लगा रही है फीलिंग की वजह से। कोई धागा, कोई डोरा, कोई रस्सी नहीं है, लेकिन आराम से घूम रही, इतना वजन लेके सूरज की चारों तरफ। क्या है वो? फीलिंग ही तो है। क्या बात है! सूरज के मोहब्बत में गिरती जा रही है। ओए होए, आप समझिएगा, बहुत सारा एनर्जी पे मेरा रिसर्च है। भाव है तो प्रभाव है। भाव के अभाव में प्रभाव नहीं हो सकता है। आप आलू खरीदने जाते हैं, टमाटर खरीदने जाते हैं, थैंक यू देवांग जी, आप पूछते हैं भाव, क्या पूछते हैं? भाव ही तो पूछते हैं। और आप आलू का बराबर फीलिंग पूछते हैं, क्योंकि भाव को फीलिंग ही कहते हैं। और जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तिन तैसी, ये भी आपने सुना है कि भावना जैसी रहेगी वैसे ही आपको मूरत दिखेगी। अगर आपके भाव सही रहेंगे, भाव मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए, पॉइंट थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं जो बताना चाह रहा हूं। अब इसके बाद अगर आप इनोवेशन करना चाहते हैं, अगर प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, किसी का आइडिया भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, आइडिया कॉपी करने का मतलब ये हो गया कि जैसे ओला है, उबर है, और ओला है जैसे उबर का कॉपी किया, बैजूस है, जीमेल ने कॉपी किया था। ठीक है, सबसे पहले हॉटमेल आता था, और एक भाटिया साहब थे, उन्होंने बनाया था। और बहुत सारी चीजें कॉपी करके बनाई गई। रिलायंस, आप जियो की बात करें, उसके पहले एयरटेल था कि नहीं था? आप कॉपी कर सकते हैं, प्रोडक्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बार म्यूट कीजिएगा सर। अच्छा हाँ, म्यूट करता हूँ, मैं म्यूट करता हूँ। बिल्कुल। तो आप ना कॉपी करने में हिचकिएगा मत बिल्कुल भी। आपको सिर्फ कॉपी करते समय ध्यान नहीं देना है, कॉपी तो करिए लेकिन पेस्ट करिए सही से। दो चीज होती है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। लोग कंट्रोल सी
करते हैं, कंट्रोल भी वैसा ही कर देते हैं जैसे पहले था। आपको कंट्रोल सी तो करना है, लेकिन कंट्रोल भी जो करना है वो थोड़ा अलग होना चाहिए। फिर इसके बाद होता है कंबाइन। अगला प्रोडक्ट इनोवेशन का जो तरीका है कंबाइन। कंबाइन में आपने देखा होगा कि जो एक बाइक बनती है, एक बाइक है, कार है, और जो आईफोन भी इवन बनता है, और इनके क्या होते हैं ना कि बहुत सारे पार्ट्स कहीं और बन रहे होते हैं। आप कंबाइन का पावर समझिएगा कि बहुत सारे पार्ट, जैसे बाइक में ही मैंने सुना है कि जो क्लच का वायर होता है कहीं और बन रहा होता है, किसी और फैक्ट्री में बन रहा होता है, कोई और मैन्युफैक्चरर होता है, वो सिर्फ क्लच बना रहा है। आप पूरा बाइक का सारा पार्ट अगर बनाने लगे हीरो वाले, पूरा बाइक का, पूरा कार का सारा पार्ट अगर बनाने लगे टाटा वाले, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि एक प्रोडक्ट बनाना है इनको। तो आप भी सोचिए ना कि आप प्रोडक्ट, जैसे कि आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, और जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, आपका एक मिशन है दिल्ली से मुंबई जाना है, या आपको, मैं यहीं से लेता हूँ, दिल्ली से मुंबई लेता हूँ, मैं दिल्ली में मुंबई बात करता हूँ। तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि आप पहले ट्रेन बनाएंगे। और कुछ लोग ये गलती कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कुछ लोग ये गलती कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कोलैबोरेशन नहीं कर रहे हैं, कंबाइन नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे टूल्स टेक्नोलॉजी हैं जो कि 54-58 में मिल जाते हैं, इवन फ्री में मिल जाते हैं, और लोग उसको बना प्रोडक्ट बना रहे हैं जी, हम प्रोडक्ट बना रहे हैं जी, ये भी फीचर डाल दिया, वो भी, सारे फीचर डाल रहे हैं, सारे फीचर डाल रहे हैं। आपने माइक्रोसॉफ्ट का टीम्स देखा होगा, टीम्स ऑर्गेनाइजेशन में कम चलता है और सिक्योर काफी है टीम्स, लेकिन जूम क्यों इतना चल रहा है? जूम इतना सिंपल है चलाना, बहुत कम फीचर है, आसानी से चलता है। व्हाट्सएप क्या है, कितना सिंपल है, उसके पहले भी मैसेजिंग था। जो चीजें सिंपल होती है, इसमें कम फीचर होते हैं, वो चलता है। और अगर आपको कुछ बनाना है तो आप कंबाइन करिए। जैसे हमने एक प्रोडक्ट हमारा है जो हम सर्विस दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमने जूम को ले आए, हम व्हाट्सएप का यूज करते हैं, हम जीमेल का यूज करते हैं, पीपीटी यूज करते हैं, प्रोडक्ट बन गया। तो आपको कंबाइन करना है, सोचना है कि कौन कौन सा दूसरों का प्रोडक्ट हम मिला के अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं, एक तीसरा प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। कंबाइन समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर। हम नैरो माइंडेड हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं, सब कुछ हम ही बनाएंगे, और इस चक्कर में हम जहां रहते हैं वहीं पड़े रहते हैं। इसके बाद आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग करना जरूरी है। ब्रेन स्टॉर्मिंग भगवान ने सबको, सबके पास दिया हुआ है दिमाग, ये बहुत ही चमत्कारिक तरीका है ब्रेन स्टॉर्मिंग। आप अपने टीम को बैठाइए, एक चपरासी भी आपको आइडिया दे सकता है, मैंने कल स्टोरी सुनाई थी। अपने टीम को बैठाइए वहां पे, और वो टीम आपको आइडिया दे सकती है। सबको आप टास्क दीजिए कि सबसे मुझको 10 आइडिया चाहिए, एक जगह बैठाइए सबको, और उनको ये मत बोलिए कल तक बताना, अभी बताना तुमको, और खाली उनको समय दीजिए। आपकी टीम आपको आइडिया बहुत सारी दे सकती है, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं। और इसका आप एक तरीका भी कर सकते हैं कि सोशल मीडिया का पावर यूज कर सकते हैं। कोई प्रोडक्ट बनाना है, एक ग्रुप में आप एक क्वेश्चन डाल दीजिए कि मैं बनाना चाहता हूँ, मुझे आइडिया चाहिए। आइडिया देने में लोगों को इतना मजा आता है ना, मैं बता रहा हूं कि लोग जो है अपने परेशान रहते हैं, अपने परेशानी का सोल्यूशन नहीं निकालते हैं, लेकिन दूसरे के परेशानी के सोल्यूशन के लिए 10 आइडिया लोग दे देंगे। ये इंसान का स्वभाव होता है कि दूसरों का हेल्प करना में उसको मजा आता है, आइडिया देने में, और फ्री में आइडिया लोग देते रहते हैं, हेल्पिंग नेचर। और इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको कोलैबोरेशन करना है, किसी दूसरे ब्रांड से आप कोलैबोरेट करके एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन ने कोलैबोरेशन किया था, और उसके बाद वो वर्ल्ड फेमस हुए थे। हालांकि फेमस तो पहले हो गए थे प्रोडक्ट से, लेकिन जो बिजनेस मॉडल उन्होंने बनाया, कोलैबोरेशन कीजिए। जैसे मैंने सलमान सर के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है, तो आपको कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी कंपनी कोलैबोरेशन करती है, एचसीएल करती है, इन्फोसिस करती है, और एक नया प्रोडक्ट लेके आती है। एचसीएल के जितने भी सर्वर बनते हैं वो खुद नहीं बनाते, एचसीएल के सारे एम्प्लॉय जो है उनका खुद का लैपटॉप है, सारे एम्प्लॉयज को एचपी का और लेनोवो का लैपटॉप देते हैं। एचसीएल का एग्जांपल मैं देता हूं, मैं वहां काम कर चुका हूं। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप कोलैबोरेशन पे जाइए, देखिए फिर कैसे इनोवेशन होता है, प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं आप। मैंने सुना है, मैंने देखा है, मैं जानता हूं, मैं मिला हूं ऐसे लोगों से कि वो एलईडी बल्ब बनाते हैं, और बल्ब के नाम पे सिर्फ उस पर अपना ठप्पा लगाते हैं, और सिर्फ वो क्या करते हैं कि वो एलईडी बल्ब बना रहे हैं, स्विच बना रहे हैं, और वो सिर्फ असेंबल कर रहे हैं, बस असेंबल करके अपना नाम लगा के बेच रहे हैं। लोग चाइना से माल लाते हैं, बिना लेवल के सस्ते में थोक के भाव में लाते हैं, 10 रुपया का माल 100 रुपया में बेचते हैं,
और उसमें 2 रुपए का अपना स्टिकर लगाते हैं। 10 रुपये के माल में 2 रुपये का स्टिकर लगाया, 2-4 रुपया और खर्चा, 10 रुपया जो 20 रुपया हो गया, 50 रुपया खर्चा हो गया, लेकिन उसको 100 में बेचते हैं। ये हो गया कोलैबोरेशन की पावर। तो ये पावर आप बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं इनोवेशन में, अपने प्रोडक्ट को बनाने में। और मैंने तो ये देखा है कि लोग कई बार पूरा माल ही खरीद लेते हैं, सिर्फ अपना लेबल चिपका देते हैं। और ये गारमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होता है। आपको इस तरीके से करना है कि आप कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं। इसके बाद आप एक तरीका और मैं बता रहा हूँ, आप एक कंटेस्ट रन कर सकते हैं। कंटेस्ट रन करने से क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं कि थैंक यू देवांग जी, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप एक कंटेस्ट सोशल मीडिया पे या कहीं भी रन कीजिए कि मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूं, और यहाँ पे आप उसको हिडन भी रख सकते हैं उस पार्ट को, कि जो बहुत अच्छा आइडिया देगा। जैसे गूगल वगैरह करते हैं, बहुत धड़ल्ले से करते हैं गूगल वाले सब। गूगल हो गया, बड़े बड़े कंपनीज करती हैं, इन्फोसिस हो गया, आपका जो है क्या कहते हैं कि एप्पल वाले भी करते हैं कई बार ऐसा कि वो एक कॉन्टेस्ट चला देते हैं कि ये डिजाइन में भी एक 99 डिजाइन करके कंपनी वो करती है इस तरह का कंटेस्ट। तो वहां पे क्या होता है कि टैलेंट को भी बनाने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए कंटेस्ट चलाते हैं कि जो इसका आइडिया देगा, सबसे अच्छा आइडिया, उसको हम इतना इनाम देंगे। और आपका प्रोडक्ट का आइडिया आ जाता है, प्रोडक्ट का इनोवेशन का वहां पे जो है बहुत काम आसान हो जाता है। फिर इसके बाद आपको कंपटीशन, अगर आप देखते हैं, कंपटीशन को देख के भी बहुत सारा आइडिया आ सकता है। कंपटीशन से आप माल चुरा सकते हैं। और चुराना वर्ड थोड़ा सा, एक्चुअली हम चुराते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा लगता है कि प्रोफेशनल नहीं है, तो आप कॉपी कर बोल सकते हैं, ठीक है, या वहां से इंस्पायर कर सकते हैं आप, मैं वहां से इंस्पायर था, ऐसे बोल सकते हैं। और उसको थोड़ा सा चेंज करके आप बेच सकते हैं, बना सकते हैं प्रोडक्ट अपना, कंपटीशन को देख के। आप अपने पूरे काम को आउटसोर्स कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मॉडल हैं कि जहां पे आप पूरे काम को, सारा मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ आउटसोर्स कर दिया। एक कोलैबोरेशन का ही एक पार्ट था, लेकिन आउटसोर्स का मतलब ये कि सब कुछ खुद नहीं करना बोल के। अब इसके बाद होता है गो बैक इन टाइम। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि ब्लू ओशन मुझे बताना है। गो बैक इन टाइम का मतलब होता है कि आपको पीछे जाके देखना है कि बहुत सारे ऐसे पुराने जमाने की चीजें देखिए, अब नए नए तरीके से आ रही हैं। शराब वही है, बोतल बदल रही है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जैसे पहले, बहुत पहले बेल बॉटम चलता था, फिर बीच में बंद हो गया, फिर बेल बॉटम आ गया। बेल बॉटम जानते हैं आप लोग? कौन बताएगा बेल बॉटम क्या होता है? सर एक पैंट रहती थी, एक ट्राउजर रहता था, तो ऊपर से तो टाइट रहता था, नहीं नीचे से बहुत ही खुला हुआ था, तो उसे बेल बॉटम कहा जाता था। बिल्कुल बिल्कुल, ये विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन वगैरह पहनते थे। और एक्ट्रेस उसी में हेमा मालिनी वगैरह को मैंने देखा है, और भी कुछ पहनते थे लोग। ये पहले बीच में बंद हो गया था, फिर आ गया। तो आप पुराना ट्रेंड अगर आप खंगालेंगे ना, तो इंसान की फितरत होती है ना कुछ नया करने की, और उनकी फितरत होती है कि वो बोर हो जाता है किसी चीज से। तो पुराना भी चलेगा, अगर बोर हो गया तो पुराना भी चलेगा। तो उस साइकोलॉजी को समझना है आपको। पुराना कुछ नए तरीके से अगर आप लाते हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है लोगों को। तो इस तरह से आप इनोवेशन कर सकते हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लू ओशन स्ट्रेटजी और वॉल्ट डिज्नी क्रिएटिव स्ट्रेटजी। अभी तक मैं ये बताना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से, आप लोग को वैल्यू मिली है क्या, और आप लोग समझ पाए हैं? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ताकि ओवरलोड डोज ना हो जाए। थोड़ा सा मैं ब्रेक करना चाहता हूँ आपके स्टेट को। कोई पूछना चाहे पूछ सकता है, फिर अपना फीडबैक देना चाहे। बताइए सर, बताइए दिवांग जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे अवसर देने के लिए। और आज आपने बहुत ही बेहतरीन सब चीज को सिंप्लीफाई कर दिया। आपने हेनरी फोर्ड जी की बात की, तो आज मैं एक ऐसा एग्जांपल भी शेयर करूंगा जिसके अंदर सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं। शुरुआत आपने कही थी कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। एक वाक्य मैं बता सकता हूँ, हमारे माननीय और मेरे आदर्श रतन टाटा जी का है कि उन्होंने नैनो की शुरुआत की। नैनो के अंदर स्टार्टिंग में कुछ टेक्निकल इश्यू आए, तो रतन टाटा जी अपनी पूरी टीम के साथ हेनरी फोर्ड के यहाँ पे गए और उनके साथ बैठ के उन्होंने पूरा डिस्कस किया और बोला कि मुझे दुनिया की सबसे चीप, सबसे सस्ती वाली और लोग अफोर्ड कर सके ऐसी अफोर्डेबल गाड़ी लानी है, लेकिन मुझे ये द्विधा आ रही है। तो हेनरी फोर्ड ने ये कहा उन्होंने कि भाई तुम्हारे पास अगर टेक्नोलॉजी नहीं है, तुम्हारा अगर नो हाउ नहीं है, कुछ नहीं है, तो तुम ये चीज बनाते ही क्यों हो? तुमको तो बाइसिकल बनानी चाहिए। तो ये सुनते ही दूसरे ही प्लेन में वो वापस लौट के आ गए। 6.5 साल के बाद जब हेनरी फोर्ड की कंपनी को, फोर्ड को प्रॉब्लम हुआ, तो वही फोर्ड साहब जिन्होंने रतन टाटा का मजाक उड़ाया था, उनके ही सारे लोगों के साथ यहाँ आ गए
और रतन टाटा जी ने ना ही उनको सपोर्ट किया, लेकिन उनकी जैगवार और लैंड रोवर दोनों कंपनीज को खरीद लिया, और जो एकदम लॉस की कगार पे था फोर्ड को, उसको जीवित किया। यानी कहने का मतलब है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। रतन टाटा जी ने हेनरी फोर्ड के मना करने के बाद अपने प्रोजेक्ट को स्टॉल नहीं किया, दुगनी तेजी से शुरू किया। और तीसरी सबसे महत्व की बात यह थी कि उन्होंने कोलैबोरेशन किया। उन्होंने वो पिछली बात, जैसे गो बैक टू टाइम आपने कहा, वैसे उन्होंने पिछली बात को दिमाग में न रखते हुए उन्होंने बोला ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी एक अच्छा चीज है तो उससे अपना लेना चाहिए। तो उन्होंने उनका हाथ थामा और जैगवार और लैंड रोवर को टेक ओवर किया। यानी ये सबसे बेहतरीन एग्जांपल है इनोवेशन का, कि हम उनके अंदर विलिंगनेस थी, उन्होंने अपने आप को कोलैबोरेट किया, उन्होंने चीजों को असेंबल किया, और एंड ऑफ द डे वो टाइम में पीछे गए, और जो चीज अच्छी थी जैसे लैंड रोवर और जो व्हीकल्स थे काफी अच्छे थे, तो उनको अपना लिया और अपना नाम और परचम दुनिया और विदेशों में भी स्प्रेड किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे अवसर बहुत देने के अच्छा, लिए। बहुत अच्छा। क्या और बात ये है देवांग भाई। देवांग जी का स्टोरी सुनने के बाद किसकी किसकी फीलिंग बदली है बताइए? मेरी तो बहुत जबरदस्त बदली भाई। मेरे तो मुझे रोए लगता खड़े हो गए है थे। मैं ये कहानी सुन चुका हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और बहुत अच्छे से नरेट किया आपने देवांग जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत और मैं धन्यवाद सर। आप सभी मुझे प्रेरित करते हैं। आप सर और मेरे जितने भी सहपाठी, जितने भी साथी हैं, उनसे भी मैं हर समय हर घड़ी कुछ सीखता ही रहता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि देवांग जी आपका वीडियो आने लगा, मुझे बहुत खुशी होती है। और वीडियो आप लोग डालते रहिए, मोमेंटम बना रहेगा, क्योंकि सर वीडियो परसिस्टेंस। वीडियो के पीछे का राज और कारण आप जानते हैं। हाँ जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता तो हूँ, वो तो बिल्कुल आता ही जानता रहेगा, हूँ। वो निरंतर आता ही रहेगा हाँ सर वो तो। बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप परसिस्टेंसी नहीं दिखाएंगे, अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं दिखाएंगे, अगर आप पेशेंस नहीं दिखाएंगे, आपको लगातार करना पड़ेगा। वीडियो जो होती है ना, वो फीलिंग लेके आएगी बहुत जल्दी आपका, ये ध्यान दीजिएगा। और जिस चीज को ना, एक मेरा फार्मूला है, टीच टू लर्न लर्न टू टीच। टीच टू लर्न लर्न टू टीच, ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। टीच टू लर्न का मतलब होता है कि अगर आपको सीखना है तो पढ़ाना होगा आपको, और लर्न टू टीच का मतलब होता है कि अगर आप सीख रहे हैं तो पढ़ाने के लिए सीखिए। ये दोनों फार्मूला ध्यान रखिएगा। और फिर इसके बाद देखिए कितना आगे बढ़ते हैं आप। तो जब आप वीडियो बनाते हैं तो आप टीच कर रहे होते हैं, और जब वीडियो बनाने की तैयारी करते हैं तो आप लर्न कर रहे होते हैं टीच करने के लिए। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो बनाइए। और किसी ने अभी चैट में बोला था कि सर बाकी का सेशन कल कीजिएगा, तो आप लोग बताइए कल चाहिए कि आज चाहिए? सर ब्लू ओशन तो आज ही चाहिए। आज ही चाहिए? अच्छा आज ही सर, आज ही। चलिए बहुत अच्छा, ब्लू ओशन और बताते थोड़ा हैं। टाइम है अपने पास। टाइम तो मेरे पास खूब है सर, मैं देने में पूरा विश्वास रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 15 मिनट तो इस्तेमाल कर सकते हैं आज के। हाँ कोई बात नहीं है, लेकिन ठीक है, क्योंकि देखिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आधा अधूरा दूं, इसलिए मैं पूरा देता हूँ। कई बार थोड़ा 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाता है। और ये हम ये सोने के खदान में बैठे हैं ना यहाँ पे, तो नहीं तो है फिर कि कोई नहीं है? छोटी हीरे स्टोरी मोती निकाल। सुनाइए। हाँ बताइए। तो इसलिए हम बात करते हैं अब ब्लू ओशन स्ट्रेटजी की। ब्लू ओशन स्ट्रेटजी में जैसे मैंने बताया, एक बार मैं इसको म्यूट करता हूँ सबको। ब्लू ओशन स्ट्रेटजी में क्या होता है कि एक बुक है ब्लू ओशन स्ट्रेटजी बोल के, इसमें सारी बातें बताई गई हैं। ब्लू ओशन स्ट्रेटजी आप सर्च करेंगे गूगल में मिल जाएगा आपको। तो इसके जो राइटर उन्होंने वो लिखते हैं कि जब आप इनोवेशन करते हैं, कुछ बनाते हैं अपनी कंपनी में, कुछ कंप्यूटर को क्लिक किल करना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आपको ब्लू ओशन और रेड ओशन का कॉन्सेप्ट समझना होगा कि पूरा ओशन 2 पार्ट में बटा हुआ है। जो एक बंदा है, जो एक प्रोडक्ट है, एक कंपनी है, वो ब्लू ओशन में है, और बाकी सारे लोग रेड ओशन में। रेड ओशन इसको इसलिए बोला कि रेड ओशन में जो लोग हैं वो लोग प्राइस को लेके, प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके और कस्टमर रिटेंशन को लेके लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, एक दूसरे का गला काट रहे हैं, और वो खून खून हो रहा है, ब्लड पूरा फैला हुआ है। वो प्रोडक्ट का इनोवेशन नहीं कर रहे हैं, उसी में मारा मारी कर रहे हैं, लोगों से भिड़ रहे हैं। लो जी वो अगर, क्योंकि ऑब्जेक्शन जब आता है, कस्टमर बोलता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट मुझको मिल रहा है, आप 50,000 में दे रहे हैं, वहां पे मुझको 30,000 में मिल रहा है, और आपके पास कोई वैल्यू पोजिशनिंग का पॉइंट नहीं होता है, और आप बोलते हैं, फिर वहां पे आप फेल हो जाते हैं, और वहां पे फिर आप डिस्काउंट देने के बजाय आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। आप जो है वो तो 30,000 में दे रहा है, वो बंदा आपसे कितने मिलेगा? 25 मिलेगा, 20 मिलेगा, और आप जो है अपना गला काटते हैं और अपने कंप्यूटर का भी गला काटते हैं,
आपको लगता है कि मैं उसका कस्टमर ले रहा हूँ, सच्चाई है कि आप अपना गला काट रहे हैं, उसका भी गला काट रहे हैं। और एक गला काट कंपटीशन जो बोलते हैं ना, कट थ्रोट कंपटीशन जिसको बोलते हैं, जो शब्द आया वहीं से आया है। तो अब ब्लू ओशन स्ट्रेटजी क्या होती है? बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, बहुत ही सिंपल है। इसमें 4 स्टेप होते हैं और इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। हालांकि इस बुक में जो, जब बुक में जाएंगे आप लोग तो बहुत सारे एग्जांपल्स उन्होंने दे रखे हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अलग अलग कंपनी के एग्जांपल्स हैं। और आपको जो मैं आज का एक्टिविटी दूंगा, आप अपने प्रोडक्ट में ब्लू ओशन स्ट्रेटजी लगाइएगा और फिर हम कल बात करेंगे कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला ब्लू ओशन स्ट्रेटजी में 4 पॉइंट होते हैं। रेज, रिड्यूस, एलिमिनेट, क्रिएट। रेज, रिड्यूस, एलिमिनेट, क्रिएट। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, रेज, रिड्यूस, एलिमिनेट, क्रिएट। अब रेज का मतलब क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट का जो फीचर है, जो भी है, उसको और थोड़ा एम्पावर कर सकते हैं, थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अभी जितना मैंने आपको ट्रेनिंग दिया है, ये सारा ट्रेनिंग था, तरीके थे। उस तरीके में एग्जैक्टली क्या करना है वो ब्लू ओशन बताता है। तो आपको रेज करना है। जैसे आप देखिए क्या होता है कि जैसे आप कोलगेट लेके आते हैं, कोलगेट में लिखा रहता है 20% एक्स्ट्रा लिखा रहता है, बहुत छोटा एग्जांपल है। या फिर आप उसमें कुछ जो है, कुछ चीज थोड़ा सा ऐड कर देते हैं उसमें, तो ये रेज हो गया। आप जब भी इनोवेशन करें इस फार्मूले को याद रखिएगा और बहुत अच्छा इनोवेशन करेंगे। आपको रेज करना है, उसके फैक्टर को इनहेंस करना है आपको, और जिससे कस्टमर को वैल्यू मिले, जिससे कि कस्टमर को एक वैल्यू मिले, उसकी नीड को आप पूरा करें। और जैसे ही वैल्यू कंपोजिशन बढ़ता है, वैल्यू कंपोनेंट बढ़ता है, जैसे हम लोग वेबिनार में बोनस लेके क्यों आते हैं? आप लोग सुन पा रहे, देख पा रहे मुझे? यस सर, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। हमारा जो वेबिनार में बोनस होता है या फिर जो पर्क्स देते हैं, वो क्यों होता है? जैसे हम अपने एम्प्लॉइज को देते हैं, हमारा सैलरी के साथ साथ कुछ पर्क्स बोनस देते हैं। जैसे होता है ना कि क्या कहते हैं, बाय वन, ऐसा बोलते हैं ना कि बाय वन गेट वन फ्री, या बाय 2 गेट 3, ऐसे बोलते हैं। तो आपको रेज करना है अपने, जब प्रोडक्ट इनोवेशन कर रहे होते हैं तो वहां पे जो भी फीचर्स हैं, जो भी चीजें, उसको थोड़ा सा रेज करिए आप, तो एक नया प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, एक प्रोडक्ट नया बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा होता है रिड्यूस। कई बार आपको रिड्यूस करना पड़ता है, तो भी आपको जो है क्या होता है कि आपका नया प्रोडक्ट बन सकता है। रिड्यूस का मतलब, जैसे मान लीजिए कि आप पहले शैम्पू का बोतल लेते थे, बड़ी बोतल आती थी, पहले छोटी भी आती थी। रिड्यूस का एग्जांपल मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूं कि जैसे शैम्पू का बोतल, आप जो कि छोटे छोटे पाउच भी रहते हैं उनकी। फिर इसके बाद क्या होता है कि आप फेयर एंड लवली का एग्जांपल मैं लेता हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल है। देवांग जी, आप अपनी बात को थोड़ा 1 मिनट में जल्दी से खत्म कीजिएगा, बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं, बताइए आप। नहीं सर, आपने वो कवर कर लिया। मैं यही कहने वाला था कि इनोवेशन से ऐसे आता है कि साइज रिड्यूस कर डालते हैं तो प्राइसिंग और रीच बढ़ जाती है। तो सर आपने वो पॉइंट कवर कर लिया। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। दूसरा सिर्फ एक ही चीज ऐड करूंगा कि लोग क्या करते हैं कि कोई नए प्रोडक्ट को अगर उनको प्रमोट करना होता है तो उनका जो सबसे अच्छे चलने वाला प्रोडक्ट है उसके साथ छोटा सा सैंपल साइज दे देते हैं, ताकि वो फ्री में भी चला जाए, प्रमोशन भी हो जाए और लोग उसके इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित भी हो जाए। थैंक यू। बहुत अच्छा देवांगी, बहुत अच्छा बताया आपने। तो मैं फेयर लवली का केस स्टडी बताता हूँ कि होता था कि पहले क्या होता था कि एक बड़ा सा पाउच उनका आता था फेयर लवली का, और वो महंगा मिलता था। तो उन्होंने क्या देखा कि फेयर एंड लवली का जो मेरा कस्टमर है, जब मैं इलाहाबाद में था, 99 की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहां पे मैं देखा कि तब तो मैं इतना समझ नहीं थी मुझे, लेकिन मैं देखता था वहां पे उन्होंने औरतों को, लेडीज को छोड़ रखा था। बहुत ही देहाती गांव टाइप की औरतें रहती थी, वो फेयर लवली सबको बांटती थी, एक छोटा छोटा पाउच बांटती थी, इतना बड़ा बड़ा पाउच बांटती थी सबको ले आके, और गली में, रोड पे सबको बांट रही होती हैं। तो वो तो प्रचार करने का तरीका था कि हमारा एक छोटा पाउच भी है, लेकिन उनको पता चला कि मेरा जो कस्टमर सेगमेंट है वो है बहुत गरीब लोग, ज्यादातर फेयर लवली मिडिल क्लास यूज करता है, क्योंकि बड़े लोग, लॉरियल वगैरह अच्छे प्रोडक्ट यूज करते हैं लोग, जो हाई फाई लोग हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक छोटा पाउच निकालना शुरू किया, क्योंकि एक काम करने वाला जो मजदूर इंसान होता है या फिर मिडिल क्लास होता है, वो बोलेगा कि यार तुम 100 रुपए का फेयर लवली खरीदोगे, वो भले 200 रुपया खर्च कर देगा उतने ही क्वांटिटी के लिए,
1-1 रुपया लगा के, 2-2 रुपया लगा के, लेकिन उसको पाउच जो है, तो आप पाउच अगर मिल जाए चलो, उसको बर्डन नहीं लगेगा। तो आपको रिड्यूस करना है। प्रोडक्ट इनोवेशन में क्या करना है कि आपको रिड्यूस कर सकते हैं चीजों को, थोड़ा सा कम करके नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। फिर इसके बाद एलिमिनेट बोलते हैं। एलिमिनेट का मतलब होता है कि आप प्रोडक्ट के कुछ फीचर को हटा दीजिए। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप के पहले बहुत सारी ऐसी चीजें थी, स्काइप था, देखिए ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट थे जो कि बहुत हेवी थे, भारी भरकम थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, एलिमिनेट करके एक नया प्रोडक्ट बना दिया। जैसे ही आप एलिमिनेट करेंगे, एक नया प्रोडक्ट, एक नया माल बन जाएगा आपका, एक इनोवेशन हो गया ये। और क्रिएट जो इन्होंने बोला, क्रिएट का मतलब होता है कि अगर आप रेज एंड रिड्यूस एंड एलिमिनेट नहीं कर सकते हो तो आप क्रिएट कर सकते हैं, कुछ नया सोच सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, रेज, रिड्यूस, एलिमिनेट एंड क्रिएट, ये 4 स्टेप होते हैं। इन 4 स्टेप में आपको इनोवेशन करना है। एक फ्रेमवर्क है, और इसके अलावा एक शॉर्ट एनालिसिस जो होती है, SWOT, वो भी प्रोडक्ट इनोवेशन में यूज होती है, आइडिया जनरेशन में यूज होती है, कि अपना स्ट्रेंथ, अपना वीकनेस, अपना अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को देख के, इस पे मैं बात कर चुका हूं पहले भी, और आगे कभी दोबारा रिपीट कर दूंगा। तो आप देखिए मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट्स हैं, कंपटीशन में से क्या प्रॉब्लम हो रही है, कंपटीशन आपके लिए कहाँ चैलेंज बन रहा है, और फिर आप प्रोडक्ट इनोवेशन कर सकते हैं। जैसे नोकिया का एग्जांपल हम लोग बार बार लेते हैं, कोटक का लेते हैं एग्जांपल, कि उन्होंने थ्रेट को समझा नहीं। तो ये शॉर्ट एनालिसिस भी प्रोडक्ट इनोवेशन में एक फ्रेमवर्क है। और मैं आपको 5 मिनट लूंगा डिज्नी का, जो बताना चाह रहा हूँ एग्जांपल, बहुत ही तगड़ा एग्जांपल है। डिज्नी इतने बड़े बड़े काम कैसे करते थे, वो क्या करते थे, NLP का टूल है, ध्यान दीजिएगा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का टूल है। मैं सेशन को आज ही कंप्लीट करूंगा, और कल हम बात करेंगे। कल आप अपने प्रोडक्ट का आइडिया लेके आइएगा, अपने प्रोडक्ट को लेकर आएगा, हम बात करेंगे, और आपके प्रोडक्ट के साथ हम काम करेंगे। जितने लोग भी यहाँ पे हैं, सारे लोग जो भी हैं, आपके प्रोडक्ट साथ 1-to-1 काम करेंगे कल हम, कल के सेशन में मॉर्निंग में। तो वो क्या करते थे वॉल्ट डिज्नी, आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं आप मुझे? यस सर। थैंक यू वेरी मच धनजी। तो वो क्या करते थे कि वो जमीन पे खड़ा हो जाते थे। जमीन पे मान लीजिए खड़े हो गए, मेरा ये 3 पैर है, देखिए 3 हाथ से बना रहा हूं पैर में, खड़े हो जाते थे, एक सर्किल यहां बनाते थे, एक सर्किल यहां बनाते थे, एक सर्किल यहां बनाते थे, और तीनों सर्किल को वो ऐसे गोला बना के अलग अलग कलर कर देते थे, ब्लू रेड ऐसे करके 3 सर्किल बना देते थे। और 3 सर्किल का अलग अलग कलर बना के वो तीनों सर्किल में जब खड़ा होते थे अलग अलग टाइम पे, तो जब एक सर्किल में खड़ा होते थे, जब ब्लू में खड़ा होते थे तो बोलते थे ड्रीमर। क्या बोलते थे? अपने आप को ड्रीमर बोलते थे। फिर इसके बाद जब दूसरे सर्किल में आते थे ग्रीन वाले में, तो बोलते थे रियलिस्ट, रियलिस्ट बोलते थे अपने आप को। और जब तीसरे सर्किल में जाते थे जो रेड कलर का था, उसमें बोलते थे क्रिटिक। एक ही बंदा था, एक ही वॉल्ट डिज्नी थे, 3 सर्किल बना के। और आप इसको प्रैक्टिकली आज करना आप, ये बहुत पावरफुल टूल है। और मैं चैलेंज करता हूं आपको, दावा करता हूं, वादा करता हूं, जो भी समझ लीजिए कि ये टेक्निक आप यूज करना। NLP का टूल है, बहुत पावरफुल टूल है। आपका जो है थिंक, इमेजिन और फील तीनों काम करने लगेगा इससे। तो आपको क्या करना है कि इसी काम के लिए लोग कई बार जो है सर्वे करते हैं, दूसरों को क्रिटिक बनाते हैं, दूसरों को रियलिस्ट बनाते हैं। और आप तीनों रोल में कैसे आएंगे? आप कलर नहीं कर सकते, नॉर्मल सर्किल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे कुछ एक निशान बना दीजिए कि थिंकर का सर्किल है, ये आपका रियलिस्ट का है, और ये सर्किल आपका क्रिटिक का है। थिंकर, रियलिस्ट, क्रिटिक, सॉरी ड्रीमर, रियलिस्ट एंड क्रिटिक। एक ड्रीमर होता है, एक सर्किल होता है, एक रियलिस्ट होता है, DRC बोल सकते हैं इसको, और रियलिस्ट और एक क्रिटिक। अब होता क्या है, जब ड्रीमर जो होता है, वो जब ड्रीमर वाले सर्किल में होते हैं, तो वो रियलिस्ट और क्रिटिक का कोई चिंता नहीं करते हैं, एक बहुत बड़ा विजन रखते हैं, और क्या करना है, क्या बनाना है, क्या सोल्यूशन देना है, ये सोचते हैं। कैसे होगा ये बिल्कुल नहीं सोचते हैं, और लोग क्या कहेंगे ये भी नहीं सोचते हैं। कैसे होगा मतलब रियलिस्ट, और क्रिटिक मतलब होगा लोग क्या सोचेंगे। ये 2 पॉइंट हमको रोकते हैं लाइफ में हमेशा, हर जगह। तो आपको ड्रीमर वाले सर्किल में खड़ा होना है और ड्रीम करना है, जितना अनलिमिटेड ड्रीम कर सकते हैं। फिर वहां से आपको निकल के आना है रियलिस्ट वाले सर्किल में। अब आपको उस रोल में आना है कि भाई मैंने सपना तो देख लिया, ड्रीम तो कर लिया, विजन बना लिया, क्या चाहिए बना लिया, अब ये होगा कैसे?
उस पे सोचना है। तो आपको बहुत सारे आइडिया आने लगेंगे, ऐसे होगा, वैसे होगा, कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, किससे मिलना पड़ेगा, किससे कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, ये कब तक हो पाएगा, बहुत सारा चीज आप इवेल्युएट करते हैं। फिर इसके बाद उनको क्रिटिक वाले सर्किल में आना है, और सर्किल में खड़ा होके आप एक पेन और डायरी ले सकते हैं, नोट करते रहिए, और वहां पे खड़ा होके आपको देखना है कि जो मैं करना चाहता हूं, क्या मैं ये करूंगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या थ्रेट्स आएंगे, क्या दिक्कतें आएंगी, क्या मेरी कमजोरियां हैं। क्रिटिक हो गया, ठीक है। तो आपको जब आप इस तरीके से सोचेंगे, लोग क्या करते हैं इनोवेशन में, यहाँ पे तीनों रोल नहीं रहता। कई बार अगर क्रिटिक नहीं रहेगा ना तो आपका प्रोडक्ट फेल हो सकता है। क्रिटिक गायब रहता है, लोग प्रोडक्ट बनाते हैं ड्रीमिंग और रियलिस्ट पे बना देते हैं, ड्रीमर और रियलिस्ट पर्सनालिटी को लेके प्रोडक्ट बन जाता है, सर्विस बन जाती है, क्रिटिक रहता ही नहीं है। पता लगा लाखों का करोड़ों का माल बना दिया, तब पता चलता है माल तो बना ही छोड़िए, आपने डाई बना दी, सांचा बना दिया, आपने मशीन में इन्वेस्ट कर दिया, बंदों में इन्वेस्ट कर दिया, क्रिटिक था ही नहीं पहले, और पता लगा कि सब आपका, फिर आप आ जाते हैं बैक फुट पर, आप जो है दिवालिया हो जाते हैं, बैंकरप्ट हो जाते हैं। और अच्छे अच्छे लोग हुए हैं, अमिताभ बच्चन जी हुए हैं, आपको पता ही है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हुई हैं बैंकरप्ट और दिवालिया इसी चक्कर में, क्योंकि वो क्रिटिक पे काम नहीं किए हैं। तो आपको एक बंदा ही, वाल्ट डिज्नी इतने बड़े बड़े काम करते हैं, देखिए डिज्नी लैंड बनाया उन्होंने, और एप्पल वाले भी ऐसा, ये फार्मूला बन गया अभी। और एनएलपी का एक टूल बहुत पावरफुल टूल है, और आप इसको आज ही प्रैक्टिकल करके कल मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। तो आप लोग चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए कौन कौन इसको यूज करेगा। सर क्रिटिक को एक बार फिर से डिफाइन कीजिएगा सर। क्रिटिक बहुत, जैसे हम क्रिटिसाइज करते हैं ना किसी को, किसी की आलोचना करते हैं ना, कि जैसे कोई बंदा बोला कि पंकज जी आप करेंगे, थैंक यू वेरी मच, और पीटर जी आप करेंगे, पहले आप लोग लिखिए कौन कौन अपने प्रोडक्ट और इनोवेशन पे डीआरसी फार्मूला लगाएगा, डिज्नी हॉर्ड एंड क्या नाम है, मतलब डिज्नी का स्ट्रेटजी कौन लगाएगा। चैट बॉक्स में मी लिखिएगा, आपका कमिटमेंट लेना चाहता हूं मैं, फिर मैं क्रिटिक बताता हूं। थैंक यू अर्शनाथ जी, थैंक यू वेरी मच। और आज तो सारे लोगों की वीडियो नहीं मिलेगी, आनी चाहिए। जो वीडियो नहीं देगा मुझे, उसको मैं कल के सेशन से आउट कर दूंगा, उसको ब्लॉक कर दूंगा मैं। 14 लोग हैं यहाँ पे, सबकी वीडियो आनी चाहिए। सर थैंक यू वेरी मच। मैं इतना एफोर्ट लगा रहा हूँ यार, तुम लोग भी थोड़ा सा एफोर्ट लगाओ ना। ये तरीका सही है। मेरा क्या फायदा होगा बताओ, ठीक है, अपने फायदे के बारे में तो सोच लो कम से कम। चलो ठीक है, क्रिटिक कौन बताएगा आप लोगों में से बताइए, मैं बहुत बोल चुका हूँ, आप लोगों में से बताइए कौन बताएगा क्रिटिक। मैं बताता हूँ। बताइए बताइए। क्रिटिक वो होता है जो नुस्ख निकालता है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कुछ ऐसे बंदे होते हैं, ऐसा लगता है वो ड्यूटी पे हैं, क्रिटिक के जॉब पे हैं, उसके सामने कुछ भी चीज आ जाए तो वो उसको गोल घुमाएगा, देखेगा चारों तरफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं, और वो कोशिश करेगा कि इसमें क्या नुस्ख है, क्या कर सकते हैं, कितना तेज चल सकते हैं, कितनी रफ्तार पकड़ सकते हैं, कितना पेट्रोल चाहिए, कितना डीजल चाहिए, इसका इंजन कितना हॉर्स पावर का है, वगैरह वगैरह। बस लंबा नहीं खींचूंगा, नुस्ख निकालना उसका काम है। देखिए क्रिटिक क्या होता जब है, निकलता है, नुस्ख जब निकलता है तो फिर उसके ऊपर आचार विचार होता है, काम होता है, और फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, सॉल्व होता है। अब देखिए क्या होता है कि नुस्ख निकालना इतना जरूरी हो जाता है कि अगर, लेकिन आप समझिएगा बात को, तीनों का बैलेंस चाहिए, अगेन तीनों का बैलेंस चाहिए। हमारी जिंदगी में क्या होता है कि कुछ लोग तो बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेके अपना आगे बढ़ जाते हैं, क्रिटिक को किनारे रख के आगे बढ़ जाते हैं, क्रिटिक छोड़ देते हैं तब भी दिक्कत होता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम 10 साल के से क्रिटिक के चक्कर में पड़े रहते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं, एक्शन नहीं लेते। सर एक ही बात, जस्ट ये रियलिस्टिक का मतलब है कि हाउ आई विल डू। हाँ बिल्कुल। सर एक सेकंड रुकिएगा, मेरी जरूर, मैं छोड़ के जा रहा हूँ सेशन, एक सेकंड के लिए मैं दोबारा आता हूँ। तो हम आपस में बात कर लेते हैं। पंकज भाई कैसे हैं आप? हाँ सर, कोई कुछ अपने साथी मित्र रहेंगे, कुछ इनपुट देना चाहेंगे तो प्लीज शेयर कीजिए, सेशन को हम जीवित रखेंगे। सर भाई साहब पहले हालचाल पूछ लो, जान पहचान बना लो, हम इतने गुंगों की तरह बैठे हैं जैसे हम एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख रहे। सर जी कल कुछ मेरे बारे में बोल रहे थे, आज पॉइंट वो बोल दीजिए सर। हाँ पुरान पंडित, अच्छा क्या बोल रहे थे, आपका पॉइंट क्या था?
वही कि ज्यादा प्रोडक्ट खरीदने में मेरा ये रहता है, बुक्स खरीदने में रहता है, लेकिन कंप्लीट करने में नहीं रहता है। एक बार सबसे आप पहले वीडियो पूरन पंडित जी, सबसे पहले तो एक काम कीजिए, हाँ वीडियो ऑन कीजिए और मेरा फोन नंबर लिखिए पहले। सभी लोग वीडियो ऑन कीजिए। मेरा फोन नंबर लिखिए 9819752573। सर और चैट सब बॉक्स में लोग डालिए ना प्लीज, चैट बॉक्स में डालिए ना सर, एक मिनट, प्लीज, थैंक यू। यू आर राइट। ठीक अभी है, सर आ चलिए गए हैं। हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। नहीं तो कई रुक बार जाओ, होता एक मिनट क्या एक है, मिनट एक मिनट भाई। 9819752573, कम से कम हमारी जान पहचान हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हो गया। मुझे बिल्कुल भी इस तरह अच्छा नहीं लगता है 98197525 कि हम इतने दिनों से लगे हुए एक साथ में, लेकिन एक दूसरे की शक्ल देखने के अलावा हम कुछ करते नहीं, न सलाम न दुआ। ऐसा ऐसा सही थोड़ी सही होता है सही यार। सही बात है, मैं सही उस बात है। मुल्क से आया हूँ जहाँ पे एक्चुअली डेजर्ट कंट्री है, लेकिन इतना प्यार मोहब्बत। वहीं से मैंने ये सीखा है कि कभी गूंगे की तरह मत बैठो, सामने वाले से बातें करो, हलो तो करो ही बातें करो, सही सही बात, सही बात। तो हाँ पुरन भाई, आप मुझे कॉल कीजिए और आपका सॉल्व कर देता हूँ। ओके सर, ओके। चलिए ठीक है, हम आगे कंटिन्यू कीजिए। हाँ कंटिन्यू करते हैं हम। तो कई बार ऐसा होता है, देखो तीनों होना चाहिए। अगर मान लीजिए, समझिए बात को, सिर्फ ड्रीमर और क्रिटिक रहेगा, सिर्फ ड्रीमर और क्रिटिक रहेगा, रियलिस्ट नहीं रहेगा। रियलिस्ट मतलब को कैसे करना है, क्या स्ट्रेटजी लगेगी, कि क्या सिस्टम लगेगा, कैसे लोगों से मिलना है, मतलब वो हाउ पे फोकस करता है रियलिस्ट। वहां पे मान लीजिए कि लल्लू चलता है, लल्लू काम कर रहा होता है रियलिस्ट में, और ड्रीमर में कल्लू काम कर रहा होता है। और जब क्रिटिक की बात आती है, तो क्रिटिक में भी लल्लू ज्यादा हावी, मतलब कि लल्लू पूरी तरह हावी हो जाता है। और रियलिस्ट में क्या होता है, लल्लू और कल्लू में बैलेंस रहता है, दोनों चलते हैं। और जो ड्रीमर होता है उसमें सिर्फ कल्लू काम कर रहा होता है, लल्लू बाहर रहता है। आप लल्लू वाले कल्लू वाले कॉन्सेप्ट से देखेंगे तो ड्रीमर में लल्लू कल्लू में से सिर्फ कल्लू रहता है, रियलिस्ट में दोनों काम करते हैं, और क्रिटिक में सिर्फ जो है कल्लू रहता है, सॉरी लल्लू रहता है। तो कई बार ऐसा होता है कि एक भी अगर ड्रीमर रियलिस्ट क्रिटिक में से एक भी अगर नहीं है तो काम नहीं होगा। अगर ड्रीमर नहीं है तो आप बड़े विजन पे काम नहीं कर पाएंगे, छोटा छोटा प्रोडक्ट बनाएंगे और मतलब कि एक छोटा सा जिंदगी जिएंगे, छोटा सा प्रोडक्ट बनाएंगे, छोटा गेम खेलेंगे। ड्रीमर इसलिए जरूरी है, रियलिस्ट इसलिए जरूरी है कि काम होना चाहिए, तभी काम होगा जब रियलिस्ट रहेगा। क्रिटिक इसलिए जरूरी है कि काम गड़बड़ ना हो जाए, कुछ खराब ना बन जाए, गलत ना बन जाए और आपको नुकसान ना सहना पड़े। इसलिए डीआरसी फार्मूला ध्यान रखिएगा, और इस फार्मूले को आज ही आप प्रैक्टिकली यूज करके, और कल आप सभी लोगों का प्रोडक्ट का आइडिया पे काम किया जाएगा। कल का सेशन हमारा यही रहेगा, ठीक है। अब टेक अवे लेते हैं फटाफट, अगर किसी को कुछ बताना है 2-4 मिनट में। और थोड़ा लंबा हो गया सेशन, क्योंकि लंबा होना ही था ये जो हम सीखना चाह रहे थे। कोई बताना चाहे, पूछना चाहे, बता सकता है। सर R&D डिपार्टमेंट क्या होते हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है जहां पे इनोवेशन होता है, बस इतना ही है इसका। और बताइए कौन पूछना चाहता, बताना चाहता है? सर मैं एक कोई ही है जो, चाहता हूँ बस कि थिंकर्स और डूअर्स में अगर बैलेंस होगा तभी मैजिक होगा। और हाँ तभी तभी बहुत अच्छी बात आपने बोली। और ये बैलेंस चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि तराजू के दोनों पलड़े पर जो बैलेंस बताने की बात करते हैं, कोई जरूरी नहीं रहता कि दोनों पैर आप ही रख के तराजू को बैलेंस कीजिए। वो पैर दोनों आपका ही नहीं होना चाहिए, मैं बोलना चाह रहा हूँ। मतलब यहाँ पे कोलैबोरेशन की जरूरत है। हाँ, एक पल्ले पे आप हो जाइए थिंकर, एक पल्ले पे डूअर को बैठा दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। और अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। रामचंद्र को भी हनुमान की जरूरत थी कि नहीं थी? बिल्कुल सर। बिना हनुमान के न तो लंका जलती, न तो सीता का पता चलता है ना, न तो आज हम रावण को जला पाते। बिल्कुल तो सही। दोनों चीज चाहिए। और किसी का कोई पॉइंट है? अदरवाइज हम सेशन को एंड करेंगे। मैं बताना चाहता
बताइए। ये जो अभी आपने कहा कि नहीं आप ही ये तीनों काम न करें, सबसे पहले तो बेहतरीन तरीका आपने बताया। मेरा टेक अवे बोलो और मेरा खास मैंने तवज्जो दी इस बात को कि जो 3 सर्कल बनते हैं, एक रेड, एक ब्लू, एक जो भी कलर है उसका, वो मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा। और तीनों को आपने क्या करना है, एक ही पेज के ऊपर ट्रायंगल बना के उस ट्रायंगल के हर 3 कोने के ऊपर ये सर्कल बनाने हैं, ठीक है। और ये 3 कोने के सर्कल को आप मुख्तलिफ कलर बना दीजिए, जैसे संभव भाई ने बताया, रेड है, ब्लू है, जो भी है। और आपको जो रोल निभाना है वो सर्कल अपने तरफ घुमाइए और ये बोलिए कि हाँ अभी मैं ड्रीमर हूं, तो आपके ड्रीम सारे पेश कीजिए आप। और उसके बाद में दूसरा, और उसके बाद में आता है क्रिटिक। अब क्रिटिक जब आप बन जाते हैं तो आप सारी चीजें भूल जाएंगे, जो आपको करना है, जो आपको नहीं करना है, तमाम चीजें भूल के आप एक लंबी सांस लेकर के उसके बाद में उसके ऊपर आप नुस्ख निकालेंगे। आपने ये नहीं सोचना है कि ये प्रोडक्ट मैंने बनाया है या मेरे किसी अजीज ने बनाया है। उसका तमाम उसकी फॉल्ट्स जो है वो आपको सामने रखनी है। वो अगर आप करते हैं बिल्कुल ही पक्षपात किए बगैर कि मुझे एडिशनल खर्चा आ सकता है, मुझे ये हो सकता है, मुझे वो हो सकता है, नहीं, सोचना ही नहीं है आपको। आपने पक्का बैठ जाना है एकदम श्रूड बिजनेसमैन की तरह कि मैं इसको क्रिटिसाइज करके ही रहूं, और पूरे नुस्खे निकालिए और देखिए, फिर उसके ऊपर काम शुरू करिए, रामबाण इलाज है। बहुत अच्छा आपने इनपुट दिया यहाँ पे। और मैं बोलना चाह रहा हूँ, थोड़ा करेक्ट करूंगा, पेपर पे नहीं बनाना है इसको, जमीन पे बनाना है, फर्श पे बनाना है। हाँ, जहाँ भी और वहां बनाना पे है, खड़ा होना उस सर्किल के अंदर खड़ा होना सर, फीलिंग तब सर्कल के आएगी। अंदर खड़ा होना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप जहाँ जैसे मर्जी करें ना, वो तो आपके हाँ विचारों के ऊपर है, आपके इनोवेशन के ऊपर है। बिल्कुल, थॉट क्योंकि के लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप जो हाँ मर्जी कर सकते हैं, अपने आप को पूरी कायनात का बादशाह समझ सकते हैं। बिल्कुल, सर्किल पे खड़ा होने के लिए इसलिए हम बोलते हैं कि जैसे आप नदी में उतर गए, एक तरह से आप समझिए, आप अदरवाइज जो है ना नदी के किनारे बैठ के सोचते रहेंगे। और जब आपका बॉडी भी आ जाता है ना, उसमें एक्शन में बॉडी भी आता है, माइंड बॉडी सोल, जब आप खड़ा होके वहां पे एग्जैक्टली सोचते हैं 3 पार्ट में, तो वो ज्यादा काम करता है, बहुत पावरफुली काम करता है। एनएलपी का ये टूल है, वहां पे खड़ा होके करना है। और किसी का इनपुट लेना चाहेंगे 1-2 लोगों का, और फिर सेशन को एंड करेंगे। थोड़ा लंबा हुआ बट इट्स ओके। कोई बताना चाहेगा, पूछना चाहेगा कोई कुछ? सर एक क्रिटिकल रोल को ना अपन वैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये रोल है, ये आपने क्या कर रहे हो आप। हाँ हाँ, और मतलब उसमें क्या इनपुट और लेकर के आ सकते हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अपने न्यूरो थोड़ा सा आप किसका वॉइस आ रहा है? पंकज जी आपका ही आ रहा है क्या? नहीं मेरा नहीं आ रहा सर। अच्छा, मैं म्यूट करता हूँ फिर से, लोग अनम्यूट पता नहीं क्यों कर दे रहे हैं। हाँ बोलिए पंकज जी। क्या है, पूल है क्या है? एनएलपी है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बोल के, एक माइंड को प्रोग्राम किया जाता है, अपने माइंड को रीप्रोग्राम किया जाता है। ऐसा एक प्रोग्राम है, एक वर्कशॉप होती है जो हमारे इंडिया में राम वर्मा करते हैं, स्नेह देसाई लोग करते हैं। हालांकि मैंने भी एनएलपी का ट्रेनिंग लिया हुआ है और बहुत अच्छे से मैं सिखाता हूँ इस चीज को, लेकिन उसको मैंने अपना निच नहीं बनाया है। मेरा बिजनेस कोचिंग है, बिजनेस कोचिंग में, लाइफ कोचिंग में यूज होता है, बहुत इवन एस्ट्रोलॉजी हर जगह यूज होता है, क्योंकि माइंडसेट पे काम होता है एनएलपी में जी। हाँ, तो आई थिंक और किसी को टेक अवे देना है, अदरवाइज हम सेशन को एंड करते हैं। किसी को ये ना लगे कि अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। आई थिंक कोई नहीं बोलना चाहता है आज का मैं मेरे दोस्तों से बोलना चाहूंगा जिन्होंने मेरा फोन नंबर लिखा है, कृपया मुझे कॉल करें। आज सब लोगों से मुझे बात करनी है, इतनी दोस्ती तो हो ही जानी चाहिए हम लोगों में यार। सही बात है, सही बात है, सही बात है। पंकज भाई, दिवांग भाई, जो है, मैं सब लोगों के नाम लेकर के टाइम नहीं उपयोग करूंगा, लेकिन प्लीज कॉल मी, लेट अस नो वन अनदर। थैंक यू सो मच। चलिए अच्छी बात है। अब मैं आज की एक्टिविटी क्या है सबको पता है। एक्टिविटी ध्यान रखिएगा, आपको वीडियो बना के डालना है जरूर। जो वीडियो नहीं बना के डालेगा उसको कल के सेशन में आने नहीं दूंगा मैं, आपको बाहर कर दिया जाएगा। और इसके बाद क्या है
कि कल अपने प्रोडक्ट को लेके आना है आपको और उसका इनोवेशन करेंगे हम, ये सारे फार्मूलों को यूज करके। और ये जो मैंने DRC बताया, आज आप प्रैक्टिकली इन चीजों को करके देखिएगा कितना बेनिफिट हो रहा है आपको। अभी मैं सेशन को एंड करता हूं। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो, आप जिंदगी में बहुत तरक्की करें और आप जो है बहुत आगे बढ़ें और हमेशा नौजवान बने रहें, इस शुभकामना के साथ अभी मैं इस ट्रेनिंग को एंड करता हूं। थैंक यू वेरी मच। सेम टू यू, सेम टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।